हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मुझे तो ऐसा लग रहा है या तो आप अपने पेट के एग्ज़ाम के लिए अपने सेंटरों की तरफ जा रहे होंगे या पहुँचने वाले होंगे, क्योंकि सेंटर्स ही लगभग 100 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी पर बनाए गए हैं। कुछ लोग सुबह निकलेंगे तो वो जैसी सुविधा आपकी है, आप लोग निकाल सकते हैं। जब भी कोई एग्ज़ाम आता है तो उस एग्ज़ाम के साथ में खाली क्वेश्चंस की भरमार ही नहीं आती, उसके साथ में बहुत सारा मानसिक दबाव भी आता है, क्योंकि उन एग्ज़ाम्स पे डिपेंड करती है आपकी सालों की मेहनत या साल भर की मेहनत और आपके आने वाले भविष्य का आधार। ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं किसी भी एग्ज़ाम पर। और पैट जैसा एग्ज़ाम जो एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के तौर पर है, यानी कि आप इस यदि उस एग्ज़ाम में आप अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे तभी आप आगे के एग्ज़ाम्स में बैठ पाएँगे। ऐसी स्थिति में तो और भी ज़्यादा दबाव, मानसिक दबाव जैसी स्थिति बन जाती है। परंतु मानसिक दबाव अच्छे से अच्छी तैयारी को एक क्षण में नष्ट करने के लिए सक्षम है और संभव है कि आपने कितनी भी अच्छी तैयारी की हो और आपका स्कोर खराब हो जाए। तो ऐसी स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएँ आप लोगों के साथ करनी है। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब आप लोगों के साथ में थोड़ा गैप बढ़ गया है। कुछ-कुछ दिन का गैप के साथ मिला जा रहा है, पर कोई बात नहीं, ये गैप जल्दी ही भरपाई हो जाएगी। आज हम 3-4 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। आपको ध्यान से मेरी बात सुननी है। यदि आपके पास समय है तो आप पूरा ध्यान से सुनिए, अन्यथा वीडियो आप बंद भी कर सकते हैं और पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आप सबको पता है कि पैट का जो कॉन्सेप्ट है आपका पूरा ये 2021 से लागू हुआ था और आप सबको पता है कि पैट में बिना अच्छा स्कोर किए आप आगे की परीक्षाओं में नहीं बैठ सकते। कुछ लोगों ने पैट को पिछले साल सीरियस नहीं लिया, इसलिए वो लेखपाल जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा नहीं दे पाए, ठीक है? और कुछ लोगों ने सीरियस लिया भी, पर वो एग्ज़ाम को लेकर उतने सीरियस नहीं हुए, तो उन लोगों ने एग्ज़ाम देने के बाद भी ऐसे अच्छे-अच्छे मौकों को साथ में गँवा दिया। यूपी ट्रिपल एससी की स्थिति बदहाल तो है ही, परंतु क्या किया जा सकता है? जो करना होगा, आपको ही करना होगा। 2021 से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया लागू है और 2021 के माध्यम से अब तक, अभी देखो परसों-तरसों 17 तारीख को एक वन दरोगा की वैकेंसी भी निकलने वाली है, अब तक वैकेंसी निकल रही है। जबकि पिछली बार केवल 17 लाख लोगों ने पेपर दिया था, इस बार आवेदन करने वालों की संख्या साढ़े 37 लाख है। साढ़े 37 लाख में आप ज़्यादा नहीं 30 लाख बच्चे तो पेपर देंगे ही देंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 2022 का जो पैट है, ये पूरा का पूरा 2022 ये तो निकल गया, पूरा-पूरा 2023 और 24 तक की वैकेंसी को अपने आप में कवर करेगा। वैकेंसी इसमें कोई भी हो सकती है, हालाँकि लोअर पीसेस जैसी वैकेंसी के बारे में सुनने में आ रहा है। लेखपाल की शायद निकाले ना निकाले, क्योंकि लेखपाल की निकाल चुके हैं 8,000। अब उम्मीद नहीं है कि जल्दी से कोई और वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। ग्राम सचिव वगैरह, ये सब बातें वो बताते रहते हैं, परंतु कुछ ग्रुप सी और डी की जॉब्स तो निकलनी ही है और को कब कौन-सी वैकेंसी, खासकर यूपी ट्रिपल एससी ऐसी वैकेंसीज़ निकालता है जो स्पेशल क्वालिफ़िकेशन पर होती हैं, जो मतलब स्पेशल रहती हैं, जनरल नहीं रहती जैसे लेखपाल का रहता है। तो 2022 का जो पैट है, अब इसमें आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि भाई अभी जो आपका टाइम पीरियड है, क्योंकि मेन-मेन भर्ती निकाल चुके हैं, ठीक है? लेखपाल निकाल दिया है, सप्लाई इंस्पेक्टर निकाल दिया। अब लोअर पीसेस मेन बची हुई है, जूनियर असिस्टेंट, हाँ, जूनियर असिस्टेंट भी 2021 के आधार पर ही निकालने वाला है। वो लगभग 4500 प्लस के आसपास वैकेंसी होने वाली है। तो मेजर वैकेंसीज़ तो यहीं से निकाल चुका है, परंतु और भी कई बार ऐसी वैकेंसी आती है जिनका हमको पता नहीं लगता। तो आपको बहुत धैर्य से और बहुत शालीनता से, बड़ी हिम्मत के साथ में इस परीक्षा को देना है और अच्छा स्कोर करना है। अंतिम प्रयास इसमें मैं क्यों कह रहा हूँ? अंतिम प्रयास इसलिए मान के चलिए क्योंकि 2022 का पैड 2024 तक कारगर होगा और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें क्या होंगी, आप सबको पता है कि संविदाओं पर चीज़ें जा रही हैं, प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है। यदि आप मान के चलिए कि आपको सरकारी नौकरी लेनी है, तो आपके लिए ये केवल अंतिम प्रयास हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंतिम ही है, परंतु इसको आपको अंतिम प्रयास की तरह से लेकर चलना है और उसी तरह से कल आपको परफ़ॉर्म करना है। कल 15 में 2 पालियों में आपकी परीक्षा है, 16 में 2 पालियों में परीक्षा है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण संदेश क्या है, इसको सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो 80 प्लस का जो मानसिक दबाव है, इसको समझेंगे और पेपर कैसे करना है। साथ में कुछ महत्वपूर्ण बातें जिससे आपका पेपर बिल्कुल भी खराब ना हो, ये अनुभव के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि जब से पैट के फॉर्म निकले थे, 18 सितंबर में एग्ज़ाम होना था, उसके बाद ये अब अक्टूबर में हो रहा है।
तो आप लोगों को लगातार यूट्यूब पर ये सुन रहा होगा 80 प्लस, 80 प्लस, 80 प्लस। तो एक्चुअली में 80 प्लस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो 80 प्लस का कॉन्सेप्ट की बात मैं आपको बताऊँ, अभी देखो क्या होता है, ज़्यादातर जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होती है, जैसे शिक्षक भर्ती में होता है। शिक्षक भर्ती में टेट होता है आपका, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। उसमें क्या रहता है, आप एक परीक्षा देंगे, यदि आप उसमें एक निश्चित और निर्धारित स्कोर तक पहुँच जाते हैं, तो आगामी जो भर्ती निकलेगी, उसमें आप बैठने के लिए अर्ह हो जाएँगे, योग्य हो जाएँगे। परंतु यहाँ पर ये 80 प्लस का दबाव जो है, ये मैक्सिमम लाने का दबाव है, ठीक है? ये क्या है? मैक्सिमम लाने का दबाव है। आप सबको पता है, इसमें परसेंटाइल पद्धति है। क्या है? परसेंटाइल पद्धति। परसेंटाइल में क्या होता है कि जिस भी बच्चे के सबसे ज़्यादा अंक होते हैं, उन्हीं को 100% मान लिया जाता है और उसी के आधार पर फिर आगे अंकों की गणना की जाती है। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करते रहिए। बातें बहुत ज़रूरी बता रहा हूँ। तो 80 प्लस का दबाव क्यों बना? 80 प्लस मार्क्स का, परसेंटाइल का नहीं, हम यहाँ पे परसेंटाइल की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि भाई कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, अपनी-अपनी योग्यता, अपनी-अपनी कैपेसिटी के साथ में दिया और 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएँ करवाई गई लेखपाल में सॉरी यूपी ट्रिपल एससी ने, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी की जो मानी जाती है, वो लेखपाल मानी जाती है और दूसरी आपकी सप्लाई इंस्पेक्टर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा आप लोगों की मानी जाती है। तो लेखपाल में क्या हुआ कि लेखपाल की लोग तैयारी सालों से करते हैं। 2015 में फॉर्म आए थे, उसके बाद 22 में जाके आपकी दूसरी परीक्षा हुई, तो लगभग 7 साल बाद आपका एग्ज़ाम हुआ और ऐसे में बच्चे पेपर देने से रह गए। क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा तो बोल रखा है, परंतु एक निश्चित पैमाना नहीं दे रखा कि भाई इतने नंबर ले आओ तो आगे की परीक्षा में आप बैठ पाओगे, जैसा टेट इत्यादि में होता है। तो ऐसे में हर बच्चे के दिमाग में रहता है कि भाई मैं पैट देने जा भी रहा हूँ और तो कम से कम इतना होना चाहिए कि मेरे जाने का लाभ होना चाहिए, पैसे खर्च कर रहा हूँ और आगामी आने वाली परीक्षाओं में नंबर एक बार को आए ना आए, कम से कम बैठने का मौका तो मिले। तो 80 प्लस का टारगेट यही है कि अगर आपके 80 प्लस आ जाते हैं, तो ये तो बात निश्चित है कि आप 99 परसेंटाइल में ही होंगे। यानी कि कोई भी अगर परीक्षा आएगी, चाहे उसमें 10 वैकेंसी हो, उसमें 100 वैकेंसी हो, उसमें 1000 वैकेंसी हो या उसमें 10,000 वैकेंसी हो, आपको अवसर मिलना ही मिलना है। ये मानसिक दबाव आपका बना हुआ है किस चीज़ के लिए? 80 प्लस के लिए। तो ये बात कहीं न कहीं सही भी है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कई बार दिमाग में कि भाई हमको चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है चिंता, एक होता है स्ट्रेस। तो जो चिंता होती है वह स्वाभाविक है और उसको रहना चाहिए थोड़ा बहुत दिमाग में, जिससे आप अपने आपके काम करने की जो गति है, सब चीज़ है वो बढ़ जाती है। तो आप क्योंकि लेखपाल में क्या हुआ, लेखपाल में देखो लगभग 62 अंकों पे काम हुआ और यहाँ पर तो 86 अंकों पे काम हुआ, 86 अंकों पे। तो ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपकी ऐसी इसमें स्थिति पड़ में 80 प्लस के लिए मानसिक दबाव का होना स्वाभाविक है। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, किसी भी तरह का मानसिक दबाव आपको नहीं लेना है। इस परीक्षा का जो पिछले साल हम लोगों ने स्तर देखा था, वो बहुत ही सामान्य था, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा स्तर नहीं था। यदि आपने ठीक-ठाक पढ़ाई की है, तो आप आराम से इस परीक्षा को सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी टेंशन के। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो मैथ आपसे पूछेगा, वो साधारण पूछेगा। उनको खाँसी की थोड़ी समस्या हो रही है। मैथ जो आपसे पूछा जाएगा, वो साधारण पूछा जाएगा। इंग्लिश जो पूछी जाएगी, वो साधारण, हिंदी साधारण और जीएस जो पूछा जाएगा, वो आपसे आपके फैक्ट बेस पूछा जाएगा। तो आपको इस तरह का कोई भी मानसिक दबाव नहीं रखना है। ये नहीं सोच के चलना है कि भाई 80 प्लस ही लाने हैं, उतने ही सही करने हैं, उतने ही सही करने हैं। कई बार ऐसे मानसिक दबाव में हम पेपर को अच्छा करते-करते भी खराब कर देते हैं। आपको चिल होके पेपर देना है और अच्छे से आपको परीक्षा देनी है। दूसरी बात है, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो आप जैसे ही परीक्षा में जाते हैं, तो आपको ओएमआर शीट जो है, आपको ओएमआर शीट मिलेगी, उसको भरने में बिल्कुल भी आप लोग जल्दी ना करें। उसको भरने में आप लोग बिल्कुल भी जल्दी ना करें, जब तक आपका मतलब जो एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर है, जो आपका इन्विजिलेटर है, जो उससे एक-एक चीज़ पूछ के करें आप, ठीक है? जिससे आपको ना कोई फ्लूइड लगाने की ज़रूरत पड़े, ना कुछ करें और धैर्य से आप लोग इस काम करें। जो निर्धारित समय दिया गया है, निर्धारित समय पर आप परीक्षा केंद्रों पर पहुँच जाएँ।
ठीक है? आपको जो पेन बोला गया है काला ब्लैक काला वाला या नीले वाला वही आप बॉल लेके जाएँ। 2-3 पेन कैरी करें साथ में और जो-जो आपके डॉक्यूमेंट हैं जैसे आपको 2 फ़ोटो ले जाने हैं तो 2 फ़ोटो ही ले जाने हैं। साथ में अपने साथ आप क्या रखिए अपना एडमिट कार्ड रखिए, अपना आधार कार्ड रखिए, जो-जो उसमें माँगा गया है। डॉक्यूमेंट पूरे रखिए और टाइम से पहुँचिए जिससे आपकी परीक्षा ना छूटे किसी भी हाल में। दूसरी बात एग्ज़ाम में जाने के बाद आप ओएमआर को अच्छे चेक कीजिए और गोले जो भरेंगे आप, जो गोले भरते हैं ना इस ओएमआर में, तो उनको आप बहुत ज़्यादा सावधानी से भरें, ठीक है? उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप कितनी दूर जा रहे हैं इस चीज़ को भूल जाइए, ऐसे सोचना है कि भाई मैं अपने घर में बैठ के एग्ज़ाम दे रहा हूँ। एग्ज़ाम के उन 2 घंटों में आपको कुछ भी नहीं सोचना है, केवल और केवल एग्ज़ाम की तरफ ही ध्यान देना है। अब मैं बात करता हूँ कि पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है। सब लोग अपने-अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं। देखो किसी भी एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है कॉन्फिडेंस। जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को अच्छे सॉल्व कर पाएँगे। क्योंकि कॉन्फिडेंट होंगे तो आपका मेंटली जो स्ट्रॉन्गनेस है, जो मेंटल आप स्ट्रॉन्गनेस है, वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो जब हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं जब हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाते हैं, जो हमने जीवन में पहले कभी नहीं देखी होती। तो अभी आपके पास क्या आना है? 50 नंबर का जीएस आना है, मैथ आना है, रीज़निंग आना है, हिंदी आना है, इंग्लिश आना है। अंग्रेजी के 5 सवाल आएँगे, ठीक है? हिंदी में आपका 5 में व्याकरण आ जाएगा, 10 में आपके गद्यांश आ जाएँगे, 5 आपका रीज़निंग, पच 20 में मैथ के 25 में से 20 में आपके सारायण ग्राफ और सारणी और 5 में प्रश्न आ जाएँगे, जबकि जीएस में आपके 50 प्रश्न आएँगे, जिसमें 10 आपके हिस्ट्री से आएँगे, 5 ज्योग्राफी से, 5 इकोनॉमी से, 5 संविधान से, इस तरह करके 10 करंट से, 10 आपके जनरल अवेयरनेस से, 5 साइंस से, तो 50 प्रश्न आएँगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? समय आपके पास पर्याप्त है, 2 घंटे हैं, 2 घंटे 100 प्रश्नों के लिए बहुत हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है जैसे ही आप कुछ भी कर रहे हैं, मान लिया मैं तो अभी यहाँ बताऊँगा आपको, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप मै जीएस पहले कर रहे हैं या मैथ पहले कर रहे हैं, आप बोलेंगे कि सर क्वेश्चन मिक्सअप भी तो हो सकते हैं, हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। बट आपको क्या काम करना है, आपको पहले अपने टारगेटेड सब्जेक्ट को उठा के और उनको मतलब सॉल्व करना है, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप कुछ भी उठा सकते हैं, बट आप एक काम कीजिएगा, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व किया और तुरंत आपने ओएमआर में भर दिया। ठीक है? ओ 100 क्वेश्चन भरने के लिए आपको 15 मिनट काफ़ी रहेंगे, 15 या 20 मिनट मान लो, 20 मिनट में आराम से 100 गोले भरे जा सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेरे हिसाब से जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा तब होता है जब आपके नंबर फटाफट बढ़ रहे हों। यदि आपका टारगेट है भाई 80 प्लस है, पहली बात तो आपको मन में ये रखना ही नहीं है। पर मन में इन चीज़ों को मतलब ना रखते हुए भी चीज़ें दिमाग में रहती ही हैं कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। 80 प्लस का दिमाग में टारगेट रहता है। तो सबसे पहले आपको जीएस को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है? जीएस को सॉल्व करना चाहिए। आप जीएस में पढ़ के गए हैं, आपको पता लगा भई जीएस में मेरे भाई 30 हो रहे हैं या जीएस में मेरे 40 हो रहे हैं। तो वहीं से मतलब हो गया, आपने सॉल्व कर दिया, देखते ही टिक लगा दिया आपने। ठीक है, अभी तुक्का नहीं मारना है। अभी क्या काम करना है, अभी आपको सॉल्व करना है कि भाई 30 हो गए, मेरे 40 हो गए। तो इतना आपके मन में क्लियर हो गया, उसके बाद आप आगे के किसी भी सब्जेक्ट को मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको जीएस को रखना है। जीएस के क्वेश्चन आपको ढूँढ-ढूँढ के और वही कॉपी आपकी होती है, उसी में आप टिक लगाओ। ठीक है, कई बार ऐसा रहता है कि कुछ क्वेश्चन डाउट में चले जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे लिखा है 15वाँ क्वेश्चन है, तो आपको डाउट में चला गया, तो ऐसे करके आप उसपे स्टार बना दो कि भाई डाउटेड क्वेश्चन है, बाद में इसको मैं देखूँगा। ओएमआर तभी नहीं भरना है। जैसे ही आपके ये क्वेश्चन अच्छे होंगे तो आपका बूस्ट हो जाएगा मोरल, उसके बाद आप रीज़निंग कीजिए ज़रूर। रीज़निंग से थोड़ा-सा माइंड बूस्ट अप हो जाता है, थोड़ा चलने लगता है। रीज़निंग के पाँचों प्रश्न, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ के आना है जो सिंपल है और सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, बिल्कुल चिल माइंड होके आपको पेपर देना है, बिना किसी टेंशन के, जो होगा देखी जाएगी, इस बात की भावना के साथ। ये करने के बाद दूसरे पे आप रीजनिंग को रखिए, तीसरे पे आप मैथ्स को रखिए, ठीक है? मैथ्स में ग्राफ सारणी क्वेश्चन ऐसे भी नहीं रहते हैं कि आप कर ना पाओ। बहुत ईज़ी क्वेश्चन होते हैं, केवल क्या रहता है आप अनुपात निकालना होगा या तो या आपको उसमें प्रतिशत निकालना होगा, बस इतना ही रहता है। लाभ मतलब प्रतिशत और उस पे ही बेस्ड रहते हैं। यदि आपके ये दोनों दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो आप सारे के सारे करके ले जाओगे, आपको ज़रा-सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको ये मैक्सिमम करना है। हिंदी उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ये करने के बाद आप आराम से उसके बाद आप गोले भर दीजिए, जो आपके राइट हो गए हैं, उसके बाद आप गोले भर दीजिए अपने ओएमआर में जिनमें आप कन्फर्म हैं।
और उसके बाद जो क्वेश्चन आपके डाउटेड हैं, उनमें आप अगर 2 पे है तो उसमें तुक्का लगाइए आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग में नेगेटिव का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने 10 प्रश्न किए, आपके 8 गलत हो गए और 2 सही हो गए, तो इक्वल रेशो हो जाता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, आपके लाभ मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता, उसको ही छोड़ना है, बाकी सब आपको करना ही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तुक्का वहाँ लगाना है, क्षमा प्रार्थी हूँ, स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ा रहा है। तो अ, तुक्का वहाँ लगाना है जहाँ पर आपको 50-50 चांसेस हो। जो अननोन क्वेश्चन है उसको आपको छोड़ देना है बिल्कुल। या अगर आपका पूछा-पाछी वाला काम चल जाए, हालाँकि दूसरे पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सब रैंडम लोग होते हैं। तो अगर पूछा-पाछी वाला काम चल जाए तो आप कर लीजिए। बाकी देखते हैं कल आपका एग्ज़ाम कैसा रहता है, आपका रिव्यू इत्यादि करेंगे और बताएँगे आपको कैसी परीक्षा आपकी रही, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और पॉसिबल हुआ तो आपको आंसर की भी प्रोवाइड कराएँगे। तो इसी अच्छी बात के साथ अच्छे से आपको पेपर देना है और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद।